नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को हाई स्कूल का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। देखिए इस बार किस तरह से पेपर आएगा वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। यहां से हमको ये पता चलेगा पेपर किस तरह से आता है और रूबरू इसी तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिलेंगे। तो देखिए लिखा हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22। ये अभी न्यू मॉडल पेपर है, 21-22 का है। गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र ये 70 नंबर का पूर्णांक है। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट आपको सिर्फ पेपर को पढ़ना है। पेपर को पढ़ना है। नीचे निर्देश में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना पेपर को। सामान्य निर्देश जो है उसको हम लोग एक बार पहले पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। कितने? 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें कितने खंड करने हैं। शुरुआत में ही बता दिया गया है कि इसमें से कितने प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उनके जो आंसर हैं कितने मार्क्स के हैं वो सामने दिए हुए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना करें। मतलब बताया गया है कि जो प्रश्न मतलब प्रथम प्रश्न से स्टार्ट करिए और अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसमें व्यर्थ समय न गंवाएं। अगर समय बचता है तो लास्ट में आप उसको चेक कर लीजिएगा। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका को बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसे काट दीजिए। देखो सबसे ज़बरदस्त बात यही है कि आपको रफ कार्य कहाँ करना। मान लीजिए ऐसे 2 कॉपी है तो बाएं पुस्तिका पर आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में इधर आपको रफ कार्य करना है। इधर आपको रफ कार्य करना है। रफ कार्य करने के बाद उसको पूरा क्रॉस कर देंगे आप, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर उस उधर ना माइंड नहीं करेगा। दूसरी सबसे खास बात क्या है, आप लोग इसको थोड़ा 1 मिनट इसके बाद में रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिलाइए। देखिए सबसे खास बात क्या है, उन्होंने बताया कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। मतलब उसको आपको मिटाना नहीं कि पता लगे, उसको भी मिटा दीजिए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। देखो यदि मतलब इस वर्ड को देखते रहना, सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही है। यदि पूछा गया है तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। मतलब अगर पूछा गया तभी लिखना, ये नहीं कि अपनी विद्युता पेपर में भी दिखाने लगना, तो उससे नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। मतलब कैसे, स्टेप टू स्टेप जिसे कहते हैं सॉल्व करना। प्रश्न पत्र 1 के अतिरिक्त मतलब क्यों कहा गया है, क्योंकि एक में से बहुविकल्पीय होते हैं तो उसमें आप नहीं भी लिखेंगे स्टेप टू स्टेप तो कोई बात नहीं है, आपको नंबर मिलेगा। वहाँ सिर्फ उसको आंसर ही दे दीजिए, लेकिन उसके बाद में जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं उसको बाखूबी पूरा हल करिए। स्टेप टू स्टेप हल करना है, वही चीज़ कह रहा है। तो प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। ये नहीं कि एक तरफ पेज छोड़ दो दूसरी तरफ भरो कि कॉपी जिससे ज़्यादा भर जाए, ऐसा नहीं करना, दोनों तरफ लिखना है आपको। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। तो ऐसा नहीं लिपापोती मत करना, स्वच्छ और स्पष्ट चित्र आपको खींचना है उसमें। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध एवं अपूर्ण माना जाएगा। पता लगेगा आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र नहीं बनाया, आपको 2 नंबर दे देगा, आप कोई कमेंट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक चित्र नहीं बनाओगे उसको समझ में नहीं आएगा, मान लेगा कि हाँ इसको नहीं आता है। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यहाँ से पढ़ो पहले विधिवत। सभी खंड कीजिए। अब प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक सही है। देखो 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट होंगे
वो इसका जवाब दे देंगे। देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। मैंने कहा था कि ऐसी दो संख्याएं ली जाएं जिनका मासापा यानी एचसीएफ कितना आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, तो सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब चलिए यहाँ अभी हम वही चीज़ को देखेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, आप तुरंत जवाब देंगे। और सारे क्वेश्चन को मैं नहीं करवाने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ। इसी टाइप से क्वेश्चन आने हैं, आप अपने घर पर बैठ के ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, जिसका आपको सल्यूशन चाहिए कि नहीं ये मुझे बताना चाहिए, वो मैं बताऊँगा, और आपको जिसकी ज़रूरत हो कि नहीं ये भी बताया जाए, तो आप कमेंट में लिखोगे कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 मतलब इस क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए, तो मैं वो अगले वीडियो में आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा। और वैसे मैं सबका सलूशन नहीं देने वाला हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि जिसका एचसीएफ यानी जिसका महत्तम समाप्तवर्तक 1 होता है उससे अभाज्य कहलाते हैं। ऐसी दो संख्या लेना है। तो देखिए 14 है और 35 यानी 14 और 35 में अगर एचसीएफ देखा जाए तो 7 आ रहा है। दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 7। ये आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। फिर 31 यानी 31 एंड 93 में अगर देखा जाए तो 31 आ रहा है एचसीएफ। फिर 32 और 62 में देखा जाए तो 32 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं, तो फिर होगा क्या, ये सेकंड ही। अच्छा, दूसरा सबसे ज़बरदस्त तरीका जानते हो क्या है, कि जब हमको पता है, हमको अपना मतलब तरीका पता है कि क्या चेक करना है, जब वो साफ साफ कहा कहीं ये कंपटीशन का पेपर तो है नहीं कि हाँ इसमें देखना कितने सही होंगे, वो कैसे है भाई संख्याओं का युग्म। तुरंत आप देखिए 18 और 25 में कहीं कोई कॉमन ही नहीं हो रहा, तो यही हो जाएगा। तुरंत आप इस पर आंसर लगाइए, समय आपका बचत होगा। फिर देखिए अगला क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण, इसका जवाब आप लोग दीजिए। दो घात समीकरण 3x² - 4x = 0 की मूलों का गुणनफल है। अब मैंने कई बार बताया था कि जो मूलों का गुणनफल होता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और इनका चाहो तो एक साथ में एक फार्मूला भी लिखते जाओ जिससे समझ में आए। जैसे x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा अब प्लस इसके साथ में x लगा रहना चाहिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। इस तरह का जो इक्वेशन होता है वो मूलों का गुणनफल के में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड है वही सिर्फ आपको देना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि पेपर में सिर्फ आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है, 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो वहाँ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युता मत दिखाना, क्योंकि उसके कोई नंबर मिलने वाले नहीं हैं। बहुत सारे एग्जामिनर मतलब टीचर्स ऐसे होंगे जो काफ़ी चेक करेंगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा विद्युता दिखाओगे तो आपको माइनस मतलब नंबर कम दे देंगे, जितना ज़रूरत होगी उतना भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मत करना ऐसा। अब देखो 3x का स्क्वायर माइनस 4x = 0 अगर लिखा है तो यहाँ से पहले x कॉमन कर लो, तो क्या होगा 3x - 4 = 0। अब देखो x बराबर 0 आ जाएगा, और दूसरा क्या है 3x - 4 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। तो यही आपका, क्योंकि मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो मूलों का गुणनफल अगर जब देखा जाए तो एक तुम्हारे ये हो गए, दूसरा ये मूलों का योगफल अगर पूछ रहा है, ये मूल पूछ रहा हो तो तब तो आपका मान 4/3 और 0 आ जाता। वो गुणनफल पूछ रहा है। तो देखो जो मैंने अभी इक्वेशन जो लिखा था, अब ये तो समझ गए कैसे निकालना। अब देखो जो इक्वेशन जो मैंने लिखा था उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लो, बस समझ लो एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ में कई क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ। अब मूलों का गुणनफल, तो ये 3x² - 4x अब प्लस यानी सी वाला जो टर्म्स होता है वो मूलों का गुणनफल होता है। तो जब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं तो आप क्या करेंगे कि 3x² - 4x अब प्लस 0 कर देंगे = 0। क्योंकि 0 ऐड कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर मूलों का गुणनफल इनका जब कंपेरिजन हम लोग ax² + bx + c से करेंगे तो वहाँ पर c बराबर मुझे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो 0 होगा। ये वही अगर आप लोग पढ़ें तो आपको विधिवत समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पी कम से कम उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों ने पढ़ाई की है। तो इसके बाद में देखो
समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है क्या? अब इसको आप बताना है। उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं, समरूप हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप खुद देंगे, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब को देखूंगा। अब देखिए cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, इसका मान बताना है। चलिए अब इस टाइप की भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। वैसे चाहिए तो भी इसका जवाब भी आप ही दें, लेकिन चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब यहाँ से पूरा कट जाएगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा 0। यही 0 के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। 0 के अकॉर्डिंग मैंने इसको रफ इसलिए किया है, अभी थोड़ा और बताना है, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए जिस बंदे को मान पता हो तो आराम से कर लेगा, लेकिन दूसरा बंदा अगर चाहे तो एक फार्मूला देखो कास ए प्लस बी का फार्मूला। अब कास ए प्लस बी अगर लिखा होता है तो देखो क्या होता है, यहाँ होता है कास ए इंटू कास बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, क्यों? क्योंकि अगर यही चीज़ लिखा है इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते थे, इसकी जगह पर लिख सकते थे कास ए प्लस बी बोले तो 60 + 30 ये हो जाएगा कास 90, क्या हो जाएगा कास 90। तो वहाँ से आप इसको आराम से कर सकते थे, कास 90 का मान 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, इसको आपको बताना है। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड को मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोनों को ऐड कर लेना, जैसे -8 + 0/2, 0 प्लस माइनस का माइनस में -8/2। तो इनको जब सॉल्व कर लोगे तो वैसे ये भी मान आपको ही बताना चाहिए। इतनी जो आसान हो यही आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में है तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए अब ऑप्शन आपके सामने आ गया है, ये तीसरा सही था। अब देखो सभी खंड कीजिए, द्विघात समीकरण लिखा है आपके समय, विभक्तर हल मतलब ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो सबके सामने नंबर लिखा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो जब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे 6 पन्नों में नहीं लिख देना कि हाँ पूरा काफ़ी भरते जाओ। तुरंत हमको उनका विभक्तर ज्ञात कीजिए। जो डी बराबर देखो क्या होता है b² - 4ac। अब इसी के अकॉर्डिंग कैसे मुझे सेट करना है, एक तो होता है d > 0, एक होता है d < 0, एक होता है d = 0। अब यही तीनों अगर हमको पता है तब तो आराम से कर लेंगे। देखो जब d > 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक तथा समान होगा। जब d < 0 होगा तो मूल काल्पनिक होगा। इसके बाद में जब d = 0 होगा तब भैया इनके मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। तो इस तरह से इनके विभक्तिकार के जो फार्मूले हैं इनके हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हो। अब करना कैसे थोड़ा मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, और वैसे मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चनों को नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही करोगे, पढ़ चुके हो। जो बचा है अभी पढ़ने के लिए वो पेड है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया जाएगा। जो पब्लिकली हैं उनके लिए मैं किसी दिन ले लूँगा क्लास, और उसी में पूरे बुक को 2 या 2.5 घंटे क्लास होगा, पूरे बुक को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जब आपकी डिमांड होगी तब। चलिए अब दो घात समीकरण लिखा है 2x² - 4x और +3। तो अभी मैंने देखो क्या किया था कि b² - 4ac। अब इनका कंपेरिजन करोगे तो ये बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा 4 और c बराबर आएगा 3। अब देखो b² तो -4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4, a का मतलब है 2 और c का मतलब है 3। तो 4 चौक 16, 16 माइनस 4, 4 दूनी 8 3 24 = 0। अब यहाँ देखो -8 आ रहा है, क्या आ रहा है
-8। इसका मतलब क्या है कि d इज लेस देन 0, 0 से छोटा d का मान आ रहा है। इसका मतलब मूल कैसा होगा? अब मूल आप खुद ही बता सकते हो कि मूल क्या होगा? काल्पनिक। मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो आप खुद इनका जवाब दे सकते हो। इसके बाद में चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि 15 का से यदि 15 का टी बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ से आप क्या करोगे, काट ए को एक साइड में कर लीजिए, ये हो जाएगा 8/15 और काट ए बराबर होता है कि आधार बटे लंब। तो यहाँ मुझे निकालना है कर्ण। अच्छा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर है 15, तो 15 का स्क्वायर होगा 225, आधार 8 रही 64, तो हो जाएगा 289, 5 4 9 और 6 2 8, ये हो जाएगा 289। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 289 किसका वर्ग होता है? आप कमेंट में जवाब दीजिए। के बराबर आ जाएगा 17, ये 17 का वर्ग होता था। तो यहाँ पर मुझे कर्ण मिल गया 17। अब देखो सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि मुझे बताना था साइन ए और सेक ए। तो साइन ए देखो क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, अब लंब का मान आपको पता है, लंब का मान 15 है, है और कर्ण का मान 17 है। तो ये आपका एक मान हो गया। दूसरा, उसने जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेक ए का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है यहाँ पर 17 और आधार है 8, तो ये आपका मान हो गया। दोनों ये भी मान निकला, ये 1 नंबर के थे, बस इतना करोगे आपको नंबर मिल जाएगा, इतने में आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब चलिए इसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इसको रफ कर दें जिससे कि मुझे फ्रेश पेज रहे और उसमें मैं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवा सकूं। अच्छा, आप लोग की अगर डिमांड होगी तो मैं इन सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके आपको PDF में भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपकी डिमांड रही कमेंट बॉक्स में तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। इसके बाद में अब अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121/289 आपको कर देना है वर्ग से, तो उनकी संगत भुजाएं याद कीजिए। 121 बटे आप 289 करेंगे। और देखो आपको पता है कि जो त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज की संगत यानी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, देखो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर बटे, ये पहले मान लीजिए त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ, फिर बटे एरिया ऑफ सेकंड त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है भुजा मान लीजिए यहाँ A बटे B का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से इसको जब आप निकाल लोगे तो यहाँ से इनकी भुजाओं के बारे में पता चल जाएगा। अब भुजाओं के बारे में जब पता चल जाएगा तब से हम लोग का काम और ही आसान हो जाएगा। इनके बाद में यदि दो संगत भुजाओं के बारे में मैंने बता दिया, यदि किसी बंटन का माध्य, ये सब क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, ठीक है, सिद्ध कीजिए। क्योंकि जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनको मैं पूरा बुक पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ एक चैप्टर बचा है, वो है प्रायिकता। अब प्रायिकता अगर देखते हैं इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो प्रायिकता को मैं हैंडल लूँगा, अदरवाइज प्रायिकता शायद पूछा भी नहीं जाएगा इस बार, इसलिए मैं उनको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, जो मेरे पब्लिकली स्टूडेंट हैं उनके लिए जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन पेड स्टूडेंटों को पूरे सिलेबस मैथ का ख़त्म हो गया है, साइंस और इंग्लिश से तीनों सिलेबस ख़त्म हो गया है। साइंस में मुझे थोड़ा पढ़ाना है जो है एक्टिव पैसिव बस, और साइंस में उनको सब कुछ हो चुका है, बस सिर्फ एक बार रिवीजन करवाना था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं।
और उसके कारण पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये बंटन वाला आप खुद करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इसको बता चुका हूँ, ये पहला चैप्टर ही है। पहले चैप्टर में √3 को अपरिमेय संख्या बताना है। अगर नहीं भी बताएं तो मेरे उसमें देखना, प्लेलिस्ट में वहाँ पड़ा होगा, वहाँ से कर लेना। ए का मान याद कीजिए जिसके लिए निकाय ये दिया है। अब इसको ए का मान कैसे याद करना है, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो और आराम से ए का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर चित्र दिए गए चित्र में इसको भी आप खुद करिएगा। मैं सारे क्वेश्चनों को दिखा दे रहा हूँ, और अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं करवा भी दूंगा। दूसरे वीडियो में सारे के सारे सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, लेकिन जब कमेंट बॉक्स में आपके आंसर को देखूंगा तब। अगर मुझे लगा कि नहीं करवाना चाहिए, अगर 1-2 लोग का कमेंट आया तो मैं नहीं करवाने वाला हूँ, खुद करिएगा। यूक्लिड पर में पहला चैप्टर है। एचसीएफ यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर ए बराबर होता है BQ + R। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ये यूक्लिड प्रमेय का जो है सूत्र है। यहाँ से आप कर सकते हैं। एक त्रिभुज ABC में भुजाएं आपको दी हैं। सिद्ध कीजिए कि CA का स्क्वायर CB × CD होता है। 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड कीजिए जिनको 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मान यानी माप लिखिए, आप कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में दोनों जगह पढ़ा चुका हूँ, इसको आप लोग आराम से कर सकते हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 2 क्रमागत धन पूर्णांक, फिर बिंदु, ये सब सारे देखो। एक बार पहले मैं पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और इसमें से जो भी क्वेश्चन करवाना होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं करके दिखा दूंगा आपको। जो आपको टफ लगेगा, क्योंकि आपके जस्ट बाद में मुझे जो मेरे पब्लिकली स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी मुझे बताना है। आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हो वीडियो को। तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक चीज़ देख सकते हैं आपके लास्ट का जो इनका क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है, यानी 10 नंबर के हैं। अब इसमें से मैं दोनों लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी की ज़रूरत होगी तो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर क्लास 10th वाले प्लेलिस्ट में ये हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने सवाल जितने भी हैं बता दिया हूँ। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से पेट श्योर है कि आना है, यानी आपके 6 नंबर पक्के हैं। फिर 3 वर्ष पूर्व रहमान और इनकी जो आयु के बारे में चर्चा की जाती है, ये भी 6 नंबर के, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें तो ये हैं कि इनके युगपत समीकरण जो होते हैं, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ पेड वालों में भी और पब्लिक वालों में भी, तो ये भी आप कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे कितना पढ़ाना है और क्या करना है, तभी मैं इसके सलूशन दूंगा।